नमस्कार। 11वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल की क्लास में भाई पिछली क्लास में कल 2 दिन से वीडियो नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा जो है कुछ वर्क जो है हो जाने के कारण टाइम नहीं मिल पाया। तो देखिए जो है हमारे पास जो पिछले वीडियो में हुआ था भाई, पिछले वीडियो में टॉपिक क्या हुआ था, समांतर चतुर्भुज सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम हुआ था और सदिशों के योग का त्रिभुज नियम हो चुका था। अब आज के टॉपिक में देखिए सदिशों का वियोजन पढ़ना है। सदिशों का वियोजन, तो सदिशों के वियोजन की थोड़ा सा परिभाषा लिख दें, इसके बाद समझा रहे हैं। देखिए सदिशों के वियोजन की जो परिभाषा होगी, किसी सदिश को, ध्यान से देखिएगा, किसी सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में, किसी सदिश को दो या दो से अधिक किसी सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में, दो या दो से अधिक सदिशों में बांटने की क्रिया सदिशों का वियोजन कहलाती है। सदिशों का वियोजन कहलाती है। देखिए हम बताएंगे भाई इसमें कि आपको याद क्या रखना है एक्चुअली में, जो आगे आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। समझ रहे हैं ना, पूरी गाथा आपको याद नहीं रखना है, समझ रहे हैं ना। ये थ्योरी थोड़ा सा परिभाषा याद रखना है, इसके बाद एक समकोणीय वियोजन आता है, उसमें चीज क्या याद रखना है वो याद रखेंगे, क्योंकि उसका यूज आगे 12वीं में होता है और यहां पर सवाल हल करने में होता है और आगे डेरिवेशन हल करने में होता है। तो बिल्कुल आप पूरी गाथा याद नहीं याद रखेंगे, जो हम बता रहे हैं मेन पॉइंट उसको ध्यान रखिए। देखिए यहां से ये जो है, चलिए इसका चित्र बना लेते हैं थोड़ा सा, तब जाके समझ में आएगा। दो या दो से अधिक, किसी सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में बांटने की क्रिया सदिशों का वियोजन कहलाती है। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, ये तो अभी सिंपल सा उदाहरण लिया गया है, इसका कोई यूज नहीं होता है एक्चुअली में। आगे समझ रहे हैं ना, जो एक आगे टॉपिक आएगा समकोणीय वियोजन, उसका यूज बहुत ज्यादा है। तो मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और यहां से मान लीजिए हम चले जो है ए से बी की ओर और बी से सी की ओर, तो ये आर वेक्टर हमारे पास मिल जाता है सदिश। तो यहां से जो है इसको मान लीजिए ए वेक्टर है, इसको बी वेक्टर मान लीजिए। तो ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर को दो भागों में बांट दिया गया है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों मिला के कितना होगा, आर वेक्टर हो जाएगा। अर्थात यहां से ध्यान से देखिएगा भाई, इस सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में क्या किया गया है, बांटा गया है। समझ रहे हैं ना, या दो या दो से अधिक सदिशों का योग या दोनों को मिला के एक सदिश हमारा परिणामी आर वेक्टर मिला है। अर्थात यहां से हमारे पास बनेगा क्या जैसे आर वेक्टर सदिश दो सदिशों ए वेक्टर व बी वेक्टर में विभाजित किया गया है। जैसे आर वेक्टर सदिश दो सदिशों ए वेक्टर व बी वेक्टर में विभाजित किया गया है। अर्थात आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर वेक्टर बराबर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अर्थात आर वेक्टर सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में क्या किया गया है, बांटा गया है या विभाजित किया गया है। तो
किसी सदिश को, परिभाषा ध्यान रखें, केवल परिभाषा इसमें की ध्यान रखना है। हम बता रहे हैं कि जितनी चीज हम कह रहे हैं बस उतना ध्यान रखिए आप, इसमें केवल परिभाषा ध्यान रखेंगे। तो किसी सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में विभाजित करने की प्रक्रिया या बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? सदिशों का वियोजन कहलाता है। किसी सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में विभाजित करने की प्रक्रिया, किसी सदिश को, इस सदिश आर वेक्टर को दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर में विभाजित किया गया है, तो किसी सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? सदिशों का वियोजन कहलाता है। बिल्कुल सही ढंग से ध्यान से समझेंगे तब जाके समझ में आएगा भाई ये टॉपिक। एक बार परिभाषा और थ्योरी और ध्यान देंगे। किसी सदिश को, किसी सदिश आर वेक्टर है, किसी सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में विभाजित करने की प्रक्रिया, सदिशों में विभाजित या बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? हमारा सदिशों का वियोजन कहलाता है। जैसे आर वेक्टर है, आर वेक्टर सदिश दो सदिशों ए वेक्टर व बी वेक्टर में क्या गया है, क्या किया गया है? विभाजित किया गया, अर्थात आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आर वेक्टर के दो जो है वियोजन सदिश होंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वियोजन सदिश हैं, समझ रहे हैं ना? घटक हैं आर वेक्टर के दो घटक, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये तो नॉर्मली सदिशों का वियोजन हो गया। अब जो है एक कंडीशन, एक टॉपिक आता है हमारा समकोणीय वियोजन। समकोणीय वियोजन, चलिए अब समकोणीय वियोजन पर चलते हैं भाई। समकोणीय वियोजन पर चलेंगे, ध्यान देंगे सभी लोग। समकोणीय वियोजन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उस पर बिल्कुल ध्यान से सभी लोग समझेंगे ध्यान से, तब जाके बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं समकोणीय वियोजन, इसकी थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं तब जाके बढ़िया समझिएगा इसको भाई। किसी सदिश को दो परस्पर लंबवत सदिशों में, किसी सदिश को दो परस्पर लंबवत किसी सदिश को दो परस्पर लंबवत सदिशों में वियोजन करने की प्रक्रिया, वियोजन का मतलब है बांटने से होता है भाई, या विभाजित करने से है। वियोजन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बांटना या विभाजित करना, समझ रहे हैं ना? विभाजित करना ही वियोजन कहलाता है। तो किसी सदिश को दो परस्पर लंबवत, चूंकि समकोणीय कह रहा है, समकोण का मतलब लंबवत कंडीशन, लंब का मतलब 90 अंश, तो किसी सदिश को दो लंबवत होने चाहिए। अभी तक यहां इस सदिश आर वेक्टर के दो घटक थे, दो वियोजन सदिश थे, लेकिन ये दोनों आपस में परस्पर लंबवत नहीं थे। लेकिन अब सदिश को दो वियोजित करना है, किसी सदिश को बांटना है, लेकिन कैसे बांटना है? समकोण में बांटना है। तो किसी सदिश को दो लंबवत सदिशों में, किसी सदिश को दो परस्पर लंबवत सदिशों में बांटने की जो वियोजन करने की प्रक्रिया, किसी सदिश को दो परस्पर लंबवत सदिशों में वियोजन करने की प्रक्रिया, करने की क्रिया समकोणीय वियोजन कहलाता है। समकोणीय वियोजन कहलाता है। समकोणीय वियोजन कहलाता है। चित्र बना ले, थोड़ा चित्र से बढ़िया तरीके से स्पष्ट होगा, सही ढंग से। ऊपर वाला हटा दिया जाए भाई, इसका चित्र ऊपर देखे ले रहे हैं थोड़ा सा। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई एक सदिश है, ये कोई एक सदिश क्या है? कोई एक सदिश जो है आपका ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर कोई सदिश है, समझ रहे हैं ना? और यहां से जो है ये एक्स अक्ष से या जो है या क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। इस सदिश को पर दो परस्पर लंबवत सदिशों में वियोजन करना है। दोनों सदिश आपस में क्या होने चाहिए? लंबवत होने चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से जो है इस सदिश के दो जो है लंबवत, परस्पर लंबवत होने चाहिए।
तो ए वेक्टर का जो है एक घटक ax वेक्टर हो गया और ए वेक्टर का दूसरा घटक ay वेक्टर हो गया। तो इसका वियोजन कर दिया। ये दोनों देखिए ax और ay आपस में क्या है, लंबवत दिख रहे हैं। ax और ay आपस में क्या दिख रहे हैं भाई, लंबवत दिख रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, किसी सदिश ए वेक्टर, ये हमारा क्या है, एक सदिश है जो क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है। कोई एक सदिश ए वेक्टर है जो क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो किसी सदिश का दो परस्पर लंबवत, ये दोनों आपस में, परस्पर का मतलब आपस में होता है, तो ये दोनों आपस में या परस्पर क्या है, लंबवत हैं। तो किसी सदिश को दो परस्पर लंबवत सदिशों में वियोजन करने की क्रिया, ये जो है इस सदिश को दो परस्पर लंबवत सदिशों में बांट दिया गया है। एक सदिश, एक घटक, इसका एक घटक ax वेक्टर है और इसका एक घटक क्या है, ay वेक्टर है। तो बिल्कुल समझिएगा, इसके नाम से स्पष्ट है भाई, समकोणीय का मतलब क्या होता है, समकोणीय का मतलब लंबवत कंडीशन, समझ रहे हैं ना। इसका वियोजन करना है और किस प्रकार वियोजन करना है, दोनों सदिश परस्पर किस में होने चाहिए, समकोण होने चाहिए। समकोण का मतलब क्या होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे भाई। चलिए देखते हैं यहां से। तो परिभाषा एक बार और देखेंगे भाई, परिभाषा क्या है। ये ए वेक्टर सदिश है जो क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है। तो इसके जो है, इसके दो घटक हैं, ये क्षैतिज घटक हो गया ax वेक्टर, ऊर्ध्वाधर घटक हो गया ay वेक्टर। या ए वेक्टर जो सदिश है ये क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है। इस सदिश के दो वियोजन हुए, एक क्षैतिज वियोजन ax वेक्टर या क्षैतिज घटक ax वेक्टर और ऊर्ध्वाधर वियोजन या ऊर्ध्वाधर घटक ay वेक्टर। तो ध्यान से देखेंगे, इसको बोलेंगे कैसे, किसी सदिश ए वेक्टर को दो परस्पर लंबवत सदिश कौन से हैं, ax वेक्टर ay वेक्टर। किसी सदिश को दो परस्पर लंबवत सदिशों में वियोजन करने की क्रिया क्या कहलाता है, हमारा समकोणीय वियोजन कहलाता है। परिभाषा सभी को क्लियर है ना भाई। परिभाषा यदि क्लियर होगी तभी आगे चल के इसमें आगे बढ़ेंगे भाई। किसी सदिश को दो परस्पर लंबवत सदिशों में वियोजन करने की प्रक्रिया, किसी सदिश को, ये एक सदिश है हमारा, इसको दो परस्पर लंबवत सदिशों में वियोजन करने की जो क्रिया है, किसी सदिश को दो परस्पर लंबवत सदिशों में वियोजन करने की क्रिया क्या कहलाती है, समकोणीय वियोजन कहलाती है। समकोणीय का मतलब समकोण होने चाहिए, समझ रहे हैं ना। जो वियोजन करने के बाद जो सदिश है, जो घटकों में वियोजन करना है, समझ रहे हैं ना, जो बांटना है, वो सदिश, जो बांटे गए सदिश है, वो आपस में क्या होने चाहिए, समकोण होने चाहिए। तो कहने का मतलब मेन परिभाषा आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हैं। समकोणीय वियोजन की परिभाषा कैसे ध्यान रहेंगे भाई, इस चित्र के माध्यम से। किसी सदिश को दो परस्पर लंबवत सदिशों में, किसी सदिश को दो परस्पर लंबवत सदिशों में वियोजन करने की क्रिया, किसी सदिश को दो परस्पर लंबवत सदिशों में वियोजन करने की क्रिया क्या कहलाती है, समकोणीय वियोजन कहलाता है। तो ये हमारे पास समकोणीय वियोजन हो गया। चलिए इसमें से देखते हैं कि एक्चुअली में निकल के क्या आता है। ध्यान देंगे भाई, यहां से सभी लोग ध्यान देंगे। यहां से मान लीजिए ये हमारे पास ax वेक्टर हो गया। तो ax वेक्टर एक सदिश है, समझ रहे हैं ना। ये कौन सा सदिश है, ax वेक्टर। तो ax वेक्टर एक सदिश है। तो सदिश में दो चीजें होती हैं सदैव। सदिश में क्या होता है भाई, सदिश का परिमाण होता है प्लस में उसकी दिशा होती है। तो ax वेक्टर का परिमाण मान ले ax हो गया, और ये किस दिशा में है भाई, ये जो है किस दिशा में है, x अक्ष की दिशा में। x अक्ष की दिशा में कौन सा दिशा बताता है, i कैप दिशा बताता है। x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, दिशा बताने वाला सदिश i कैप होता है, और y अक्ष की दिशा में दिशा बताने वाला एकांक सदिश j कैप होता है। तो देखिए इसका जो है ax वेक्टर है, ax वेक्टर का इतने का परिमाण या संख्यात्मक मान ax हुआ, और इसकी दिशा कितनी हुई, दिशा i कैप हुई।
तो ax वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ax I कैप। तो इसका परिमाण, इतना परिमाण कितना हुआ भाई, इतना परिमाण आपका कितना हुआ, ax हुआ। समझ रहे हैं ना, ax हुआ, और दिशा आपकी जो है I कैप वो तो है ही, दिशा और परिमाण मिला के कुल ax वेक्टर बना हुआ है। इसी प्रकार इधर देख लीजिए, इधर इतने का परिमाण क्या हो जाएगा, इतने का परिमाण ay। तो ay बराबर कह क्या सकते हैं, ay बराबर परिमाण और दिशा, चूंकि ये सदिश है तो ay वेक्टर का परिमाण ay और दिशा इसकी y अक्ष में दिशा है, y अक्ष की दिशा में कौन सा सदिश एकांक सदिश आता है, j कैप। तो यहां से ay j कैप हुआ। समझ रहे हैं ना, ये बिल्कुल ध्यान से समझिएगा भाई, ay j कैप हुआ, ay j कैप। तो ये हमारे पास इतना ax हुआ, इतना ay हुआ, और इस इतने का परिमाण मान लीजिए a है। समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए ax बराबर यदि निकालें, ax की वैल्यू निकालें, तो ये इतनी लंबाई क्या है, ay, इतनी भी लंबाई कितनी है हमारी, ay होगी। समझ रहे हैं ना। तो यहां से इतनी लंबाई क्या है भाई, ये ay है। चलिए ay और ax की वैल्यू निकालते हैं, और ये लंबाई ax है तो ये भी लंबाई इतनी क्या हो जाएगी, ax हो जाएगी। और इसके बाद जो है चलिए देखते हैं यहां से हमारे पास बनेगा कैसे, सभी लोग ध्यान से देखेंगे भाई। तो यहां से जो है त्रिभुज मान लीजिए, त्रिभुज ओ ए बी और इसको सी मानिए। समझ रहे हैं ना। तो त्रिभुज ओ ए बी लेंगे, त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ओ ए बी में पूरा वीडियो देखिएगा। अभी एक बार फिर से देखेंगे भाई, समझ रहे हैं ना। ये सदिश है, सदिश आप 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए और पूरा वीडियो देखिए। समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि हल्का सा यहां कम समझ में आए फिर आगे आप छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं है भाई। हम अगर हल्का सा कम समझ में आया तो एक बार उस टॉपिक को फिर से रिपीट कर देते हैं तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा, त्रिभुज ओ ए बी लेंगे, त्रिभुज ओ ए बी में ये कोण दिख रहा है, कोण थीटा दिख रहा है। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी भाई, लंब होगी। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। और ये 90 अंश दिख रहा है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। बाकी जो बची भुजा वो क्या होती है, आधार होती है। तो इसमें cos थीटा ले लीजिए। तो त्रिभुज ओ ए बी में cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो अब आधार बटे कर्ण ध्यान से देखिएगा, आधार क्या है इस त्रिभुज में ओ ए बी में, आधार है ax। समझ रहे हैं ना। आधार कितना है, ax अपान में कर्ण, कर्ण कितना है भाई, कर्ण a है। तो यहां से कर्ण क्या हो गया, a हो गया, कर्ण a हो गया। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे तो ax बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर इतना हो गया। तिर्यक गुणा करा दीजिए, a तिर्यक गुणा से यहां पहुंच जाएगा। तो a का जब इसमें गुणा कराएंगे तो a cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ax बना। तो ax हमारे पास इतना हो गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ आपका। समझ रहे हैं ना। अब चलिए देखते हैं यहां से इसको हटा दिया जाए, अभी एक बार और समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगी। अब त्रिभुज ओ सी बी लेंगे, त्रिभुज ओ सी बी, त्रिभुज ओ सी बी में तो ध्यान से देखिएगा, ओ सी बी में क्या बनेगा, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा भाई, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे भाई, यहां से जो है क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण है। जब ये समांतर भुजा और ये समांतर भुजा, क्यों ये तिर्यक रेखा काट रही, जैसे ये समांतर हो जाए, ये समांतर हो जाए, एक तिर्यक रेखा काटे, तो यहां से हमारे पास ये जो कोण है, ध्यान से समझिएगा भाई, यहां से इस प्रकार कंडीशन नहीं है, ऐसे कंडीशन मान लीजिए बन रही है, ऐसे बन रही है। समझ रहे हैं ना। ये काट रही है रेखा, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो रहा है। देखिए यहां से ये जो है, ये एक समांतर रेखा ये हो गई और एक समांतर रेखा ये हो गई, एक समांतर रेखा ये, एक समांतर रेखा ये, इसको ऐसे तिर्यक रेखा काट रही है। समझ रहे हैं ना, ऐसे तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, चूंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। समझ रहे हैं ना। संगत होता तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते, ये संगत कोण होते हैं। ये कौन से कोण है, ये आपस में क्या होंगे भाई, एकांतर कोण है, इसलिए बराबर होंगे। समझ रहे हैं ना। तो कोण थीटा और कोण थीटा आपस में बराबर होंगे, चूंकि एकांतर कोण है। तो यहां से जो है, अब देखिए त्रिभुज ओ सी बी में, ओ सी बी में कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी,
तो ये लंब हो गई, समझ रहे हैं ना। और ये 90 अंश बन रहा है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, बाकी जो बची भुजा वो क्या होगी, आधार होगी। तो यहां से इसमें साइन थीटा फार्मूला लगाइए, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है भाई, कर्ण होता है। तो लगा दीजिए यहां से, लंब की वैल्यू कितनी है, कोण के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है। लंब का मान यहां से जो है, ये लंब का मान कितना हो गया, ए वाई है, तो लंब का मान ए वाई लिख लिया। और बटे में कर्ण, कर्ण का मान ध्यान से देखिएगा भाई, ये लंब का मान ए वाई, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण ये पूरा सदिश ए वेक्टर था, ए वेक्टर का परिमाण, यहां केवल परिमाण ले रहे हैं, परिमाण ए हो गया, तो यहां से क्या हो गया, ए हो गया, ये साइन थीटा हो गया। अब तिर्यक गुणा कराइए, ए को इधर ले आइए, तो क्या बनेगा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ए वाई हो गया। तो इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। यही दोनों बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, समझ रहे हैं ना। किसी सदिश का जो है ये क्या कहलाएगा, ये क्षैतिज घटक होगा। ए एक्स क्या दिख रहा है, क्षैतिज दिशा में दिख रहा है, क्षैतिज दिशा में वियोजन, इस ए का दो जो है, दो लंबोत सदिशों में वियोजन किया गया है। समकोणीय सदिश, समकोणीय वियोजन में कंडीशन क्या है, परिभाषा क्या है, समकोणीय सदिश में एक बार परिभाषा सुनेंगे, फिर जो हमने समझाया उसको देखेंगे। समकोणीय सदिश, समकोणीय सदिश में एक बार परिभाषा सुनेंगे भाई। इस चित्र के अनुसार किसी सदिश को दो परस्पर लंबवत सदिशों में वियोजन या बांटने की क्रिया, वियोजन करने की क्रिया क्या कहलाती है, समकोणीय सदिश, समकोणीय वियोजन कहलाता है। सदिश नहीं, सॉरी, यहां क्या कहलाता है, वियोजन। तो एक बार परिभाषा और सुनेंगे भाई। किसी सदिश को दो परस्पर लंबवत सदिशों में, किसी सदिश को दो परस्पर, ये ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर, ये दो परस्पर लंबवत सदिश हैं। किसी सदिश को दो परस्पर लंबवत सदिशों में वियोजन या बांटने की क्रिया या विभाजित करने की क्रिया क्या कहलाती है, हमारी समकोणीय वियोजन कहलाता है। अब सदिश ए वेक्टर था जो कि क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा था, इसका जो है, इसका क्षैतिज वियोजन या क्षैतिज घटक या क्षैतिज सदिश ए एक्स वेक्टर है, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक ए वाई वेक्टर है। और ए एक्स वेक्टर का परिमाण ए एक्स हो जाएगा और दिशा आई कैप हो जाएगी, और ए वाई वेक्टर का परिमाण ए वाई होगा। ये इतना हमने ए वाई लिया है, ए वाई वेक्टर का परिमाण ए वाई होगा और दिशा जे कैप होगी। बिल्कुल समझ लीजिएगा भाई, यहां से परिमाण और दिशा मिला के ये वेक्टर सदिश बना है। ए वाई वेक्टर बराबर ए वाई इंटू जे कैप कह सकते हैं, ए एक्स वेक्टर बराबर ए एक्स इंटू आई कैप कह सकते हैं। तो ए एक्स वेक्टर का परिमाण ए एक्स और ए वाई वेक्टर का परिमाण ए वाई, तो ए का क्षैतिज घटक ए एक्स और ए का ऊर्ध्वाधर घटक ए वाई। बिल्कुल समझ लीजिएगा भाई, यहां से ए एक्स क्या है, ए एक्स बराबर ए का क्षैतिज घटक, ए का क्षैतिज घटक, ए का क्षैतिज घटक। ए वाई क्या है, ए वाई बराबर ए का ऊर्ध्वाधर घटक, ए का ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक में बांटना बहुत जरूरी है, कई डेरिवेशंस में इसका यूज होता है। जब आप प्रक्षेप गति पढ़ेंगे उसमें जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में बांटना पड़ता है, समझ रहे हैं, डेरिवेशन में। और आगे जब जो है आप सदिश से संबंधित या कई ऐसे टॉपिक हैं भाई, कई ऐसे डेरिवेशन हैं जिनमें घटकों में बांटना पड़ता है। एक सदिश दे दिया जाता है या एक जो है एक कोई राशि दे दी जाती है, उसको क्षैतिज घटक में बांटना पड़ता है, ऊर्ध्वाधर घटक में बांटना पड़ता है। तो क्षैतिज सदैव ध्यान से देखिएगा, ए एक्स का मान कितना निकला है भाई, ए एक्स बराबर ए का क्षैतिज घटक, और इसका मान ए एक्स का मान कितना था, ए एक्स का मान ए cos थीटा था, समझ रहे हैं ना। और ए वाई का मान कितना था, ए वाई का मान ए साइन थीटा निकला है, हमने अभी बताया था भाई, समझ रहे हैं ना। तो जो क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक देखिए, क्षैतिज घटक सदैव कोण के साथ, ये कोण, ये थीटा है, ये कोण के साथ जुड़ी हुई लाइन है, समझ रहे हैं ना, ऊर्ध्वाधर कोण के साथ जुड़ी हुई लाइन नहीं है। तो आपसे कह दिया जाए कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में बांटना है, जैसे एक जो है, ध्यान से समझ लीजिएगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में कैसे बांटेंगे। जैसे आपसे कहे कोई कि इस प्रकार का ये जो है क्या है, एक पिंड चल रहा है, समझ रहे हैं ना, इस प्रकार एक पिंड चल रहा है, इसका जो है ये क्या है, ये वेग है, वेग v वेक्टर है। इसको दो भागों में इसका वियोजन करना है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में इसका वियोजन करना है। तो कैसे वियोजन करेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई। यहां पर जो है एक जो है मान लीजिए ये कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो ये जो है
थीटा के साथ जो जुड़ी हुई लाइन होगी, ये देखिए ये जो है वी वेक्टर है, वी वेक्टर के साथ ये जुड़ी है कोण थीटा से, और ये जुड़ी नहीं है, किसी कोण से भी नहीं जुड़ी है। तो ये जो लाइन है वी वेक्टर जो वेग सदिश है, ये जो है ये लाइन जो है, समझ रहे हैं ना, क्षैतिज वाली लाइन, ये थीटा कोण से जुड़ी हुई है। तो जो कोण से जुड़ी हुई लाइन होती है वो सदैव क्षैतिज में वियोजित होती है। ट्रिक समझ लीजिए बिल्कुल, जो कोण से जुड़ी हुई लाइन है वो क्षैतिज में वियोजित होती है, जो कोण से जुड़ी हुई लाइन नहीं है वो ऊर्ध्वाधर में वियोजित होती है, और कोण से जो जुड़ी हुई लाइन होती है क्षैतिज में, क्षैतिज सदैव काश में वियोजित होता है। क्षैतिज सदैव किस में वियोजित होता है? काश में। और ऊर्ध्वाधर सदैव किस में वियोजित होता है? साइन में। तो वी वेक्टर का ये क्षैतिज घटक हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, जैसे ए वेक्टर का क्षैतिज घटक ए कास थीटा था, और तो वी वेक्टर का क्षैतिज घटक वी कास थीटा होगा। और यहां से जैसे ए वेक्टर का ऊर्ध्वाधर घटक क्या था? ए साइन थीटा था। तो वी वेक्टर का ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा? वी साइन थीटा होगा। अब यदि यहां से इतना हो गया, कोई कहे आपसे कि ये एक जो है ये एक बी वेक्टर है, मान लीजिए सदिश, इसको वियोजित कीजिए, समझ रहे हैं ना, और कोण आपसे बना दे, ये कोण थीटा बना दिया, कोण थीटा बना दिया, तो अब वियोजित कैसे करना? ध्यान से देखेंगे भाई, हमने पहले ही बताया था कि कोण के साथ जुड़ी हुई लाइन है, बी वेक्टर सदिश है, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल इसी प्रकार का चित्र बन रहा है आपसे। बी वेक्टर सदिश है, ये बी वेक्टर सदिश है, और बी वेक्टर सदिश के साथ थीटा कोण से ये लाइन जुड़ी है, और ये लाइन थीटा कोण से नहीं जुड़ी है, समझ रहे हैं ना, कोई कोण नहीं बना रही है। तो जो लाइन थीटा कोण से जुड़ी हुई होती है, बिल्कुल समझ लीजिएगा, जो लाइन थीटा कोण से जुड़ी हुई होती है वो सदैव किस में वियोजित होती है? क्षैतिज में। क्षैतिज सदैव काश में वियोजित होती है। तो बी वेक्टर का क्षैतिज घटक बी कास थीटा, क्षैतिज सदैव काश में वियोजित होता है, और बी वेक्टर का ये कोण के साथ जुड़ी लाइन नहीं है तो ये ऊर्ध्वाधर में वियोजित होगा, और बी वेक्टर का ऊर्ध्वाधर सदैव किस में वियोजित होता है? साइन में। तो क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। तो क्षैतिज सदैव काश में वियोजित होता है, ऊर्ध्वाधर सदैव साइन में वियोजित होता है। तो ये सभी से बन जाएगा ना भाई, का जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक का वियोजन बनना चाहिए। तो चलिए चलते हैं यहां से, देखिए इसका वियोजन कैसे किए हैं। एक बार चित्र बना के हम पूरा फिर से आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि ये समझ में आ गया, समझ लीजिए, तो फिर आपको सदिश आगे पूरे डेरिवेशन आसान होंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले जो है एक क्या बनाए थे भाई? एक सदिश ए वेक्टर था, समझ रहे हैं ना, एक सदिश ए वेक्टर था। ये जो है क्षैतिज से कितना कोण बना रहा था? थीटा कोण बना रहा था। परिभाषा समकोणीय वियोजन की क्या दिए हैं? परिभाषा ये दिए हैं कि किसी सदिश को दो परस्पर लंबवत, ये दोनों परस्पर आपस में क्या है? लंबवत है। किसी सदिश को दो परस्पर लंबवत सदिशों में वियोजन करने की प्रक्रिया या बांटने की क्रिया क्या कहलाता है? हमारे पास क्या कहलाता है? समकोणीय वियोजन कहलाता है। तो किसी सदिश को दो परस्पर लंबवत सदिशों में, तो ये जो है ये दोनों परस्पर लंबवत सदिश कौन सा है? एक है हमारे पास ए एक्स वेक्टर, और एक सदिश क्या है? ए वाई वेक्टर। तो इन दोनों को परस्पर लंबवत सदिशों में क्या कर दिया? हमने बांट दिया। तो किसी सदिश को दो परस्पर लंबवत सदिशों में वियोजन करने की क्रिया क्या कहलाती है? हमारी समकोणीय वियोजन कहलाता है। अब इसके बाद देखिए, यहां से ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से हमारे पास ध्यान से देखिएगा, ए एक्स का जो है ए एक्स वेक्टर का परिमाण क्या होगा? परिमाण का मतलब संख्यात्मक मान या लंबाई या जो है जो भी है संख्यात्मक मान से होना चाहिए। दिशा और परिमाण दो चीजें होती हैं। तो ए एक्स वेक्टर का परिमाण क्या हो जाएगा? ए एक्स हो गया, और ए वाई वेक्टर का परिमाण क्या हो जाएगा? यहां से जो है ए वाई वेक्टर का परिमाण क्या हो जाएगा? ए वाई हो गया। अब देखिए यहां से थीटा कोण है, इसको क्या मान के चलेंगे? ये ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, और ये बिंदु सी हो गया। तो त्रिभुज ओ ए बी लेंगे, ओ ए बी में कास थीटा फार्मूला लगा दीजिए, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, बाकी जो बची वो आधार। तो कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है? आधार की वैल्यू ए एक्स, और कर्ण की वैल्यू ए वेक्टर का परिमाण ए हुआ। तो यहां से क्या बन जाएगा? ए, तिर्यक गुणा करा देंगे तो ए एक्स बराबर ए कास थीटा हुआ। अब ये त्रिभुज लेंगे, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण, इसलिए आपस में बराबर होंगे।
तो यहां से जो है ध्यान से देखेंगे भाई, अब ये त्रिभुज हमारा बन रहा है, त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज OCB लेंगे, OCB। इसमें भी साइन थीटा फार्मूला लगाइए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी है, AY, ये देखिए, बटे कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितनी है, A। तो यहां से AY अपान A, अब तिर्यक गुणा करा देंगे तो AY बराबर A साइन थीटा। तो कहने का मतलब सदिश A वेक्टर का क्षैतिज घटक क्या होगा, क्षैतिज वियोजन है क्षैतिज घटक AX, और AX की वैल्यू कितनी निकली, A cos थीटा। तो क्षैतिज घटक सदैव, क्षैतिज घटक A का क्षैतिज घटक AX है, तो क्षैतिज घटक सदैव cos में वियोजित होता है, और A का ऊर्ध्वाधर घटक AY ऊर्ध्वाधर घटक सदैव किस में वियोजित होता है, साइन में वियोजित होता है। और इसको पहचानने का नियम क्या है, क्षैतिज घटक सदैव कोण के साथ, इस जो है इस सदिश के कोण के साथ जुड़ा हुआ होता है। कोण के साथ जुड़ी हुई लाइन सदैव क्षैतिज में वियोजित होता है। कोण के साथ जो जुड़ा नहीं, इस सदिश के साथ जो कोण के साथ जुड़ा नहीं है, एक सदिश जो है जो कोण के साथ जुड़ा नहीं है, वो सदैव किसमें, ऊर्ध्वाधर में वियोजित होता है, और क्षैतिज सदैव काश में, ऊर्ध्वाधर सदैव साइन में वियोजित होता है। चलिए इसका कई उदाहरण लेते हैं, एक दो उदाहरण लेके चलते हैं तो हमारे पास समझ में आ जाएगा कि जो है इसको कैसे वियोजित करेंगे, क्या करेंगे। तो देखिए इसका हम सिंपल सा उदाहरण लिए भाई, तीन सदिश हैं, समझ रहे हैं ना। पहले U वेक्टर हो गया, V वेक्टर हो गया, और इसके बाद यहां पर भी मान लीजिए V वेक्टर है। तो इनको सदिशों में वियोजित करना है, घटकों में वियोजित करना है, समझ रहे हैं ना, समकोणीय सदिशों में वियोजित करना है। तो कैसे वियोजित करेंगे, देखिए भाई यहां से जो है ये U वेक्टर है, जैसे उसमें अभी चित्र बनाए थे, एक कोई सदिश A वेक्टर था, उसका जो है वो क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा था, और उस सदिश के जो है उस सदिश के दो घटक, उस सदिश को जो है दो परस्पर लंबवत सदिशों AX वेक्टर और AY वेक्टर में वियोजित किया गया था। और यहां से जो है वहां से हमने बताया था कि जो क्षैतिज घटक है वो सदैव कोण के साथ जो जुड़ी हुई लाइन है, जैसे ये U वेक्टर है, इस सदिश के साथ कोण के साथ, इस सदिश के कोण के साथ जुड़ी हुई लाइन ये है, और एक हमारी ये है। ये दोनों आपस में परस्पर लंबवत तो है, लेकिन एक लाइन इस कोण के साथ जुड़ी है, एक लाइन कोण के साथ जुड़ी नहीं है। तो जो कोण के साथ जुड़ी हुई है, समझ रहे हैं ना, वो सदैव क्षैतिज घटक होती है, जो कोण के साथ जुड़ी नहीं है वो सदैव ऊर्ध्वाधर घटक होती है। क्षैतिज सदैव काश में वियोजित होती है, तो U वेक्टर का क्षैतिज घटक U और काश में वियोजित होगा तो U काश थीटा, और U वेक्टर का ऊर्ध्वाधर सदैव साइन में, तो U वेक्टर का ऊर्ध्वाधर क्या हो जाएगा, U साइन थीटा हो गया। बिल्कुल समझ लीजिएगा भाई। अब यहां से V वेक्टर है, V वेक्टर का इसमें भी देखिए सभी लोग, ये V वेक्टर का ये लाइन जो है, ये लाइन किसके साथ जुड़ी है, ये लाइन कोण थीटा 0 के साथ जुड़ी है। तो जो लाइन कोण के साथ जुड़ी हुई होती है वो सदैव काश में वियोजित होती है, क्षैतिज घटक होता है। तो V वेक्टर का यहां पर जो है V वेक्टर का क्या है, ये क्षैतिज घटक V काश थीटा होगा, और ये जो है ये कोण के साथ जुड़ी लाइन नहीं है, तो ये किसमें, ये ऊर्ध्वाधर घटक, ये साइन में वियोजित होगा। तो V वेक्टर का ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, V साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखेंगे भाई, अब यहां पर कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो गई है। हमने बताया है कि ये V वेक्टर है, V वेक्टर को दो सदिशों में, दो परस्पर लंबवत सदिशों में वियोजित करना है, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक में। तो देखिए V वेक्टर के साथ जो कोण के साथ जुड़ी हुई लाइन है, हमने पहले ही बताया था, ट्रिक समझ लीजिए, जो लाइन कोण के साथ जुड़ी है, वो सदिश के साथ कोण के साथ जो लाइन जुड़ी है वो सदैव काश में क्षैतिज घटक में वियोजित होती है, और जो लाइन कोण के साथ जुड़ी नहीं है, तो इसमें देखिए V वेक्टर के कोण के साथ कौन जुड़ी है, V वेक्टर के कोण के साथ ये लाइन दिख रही है, ये लाइन जुड़ी हुई है, और V वेक्टर के साथ ये जुड़ी नहीं है, इस बिंदु से बस केवल जुड़ी है। तो यहां से देखिए V वेक्टर के साथ, V वेक्टर के कोण के साथ ये जो लाइन जुड़ी है ये सदैव क्षैतिज में, क्षैतिज सदैव काश में, तो V वेक्टर का क्षैतिज, ये क्षैतिज हो जाएगी, ये ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज सदैव काश में, तो V काश थीटा हो गया, और ऊर्ध्वाधर सदैव साइन में, तो ये ऊर्ध्वाधर V साइन थीटा हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, ये वियोजन हो गया, ये जो है सदिशों का वियोजन। बस इतना ही देखेंगे इसमें, ये जो है हमारा
ये क्या हो गया, ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया था, और ये क्या हो गया, ये क्षैतिज घटक हो गया। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दो चीजें ही महत्वपूर्ण है इसमें, और दो चीजें ही बहुत महत्वपूर्ण है। ये मान लीजिए, ये आगे के डेरिवेशन प्रक्षेप गति का जब डेरिवेशन करेंगे, ये प्रक्षेप गति का हमने चित्र बनाया था केवल, उसका वहां पर इसी चित्र को लेकर डेरिवेशन होता है, समझ रहे हैं ना। तो प्रक्षेप गति का जब डेरिवेशन करेंगे तो उसमें घटक का यूज होता है, कई आगे जो है मैथ में यूज होता है घटकों का, फिजिक्स में बहुत ज्यादा 12वीं की फिजिक्स में घटकों का यूज है। तो क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक बिल्कुल सही ढंग से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यदि कोई बात समझ में नहीं आई तो नीचे आप कमेंट में लिख देंगे कि जो है ये चीज समझ में नहीं आई, या जो है व्हाट्सएप नंबर सभी में जो है हमारे पास, सभी लोगों के पास लगभग होगा, तो आप जो है पूछ लीजिएगा कि कहां पर क्या कंडीशन जो है समझ में नहीं आई, उसको बता दीजिए, समझ रहे हैं ना। तो अभी जब जो है सिलेबस जब रन में है, चल रहा है, तो वो दिक्कत आपको, वो समस्या दूर हो जाएगी। छोटी से छोटी गलती भी आगे जो है आपको दिक्कत पैदा करती है। तो बिल्कुल जो है यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट में लिख देंगे कि ये चीज समझ में नहीं आई है।